बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एजुकेशन से कंसर्न्ड है और वो टॉपिक्स और उसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो कमीशन के इम्तिहान में जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एजुकेशन, रिलेटेड टू दैट टॉपिक जो आज हमारा सेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा थीम ये होना चाहिए कि आपको इन टॉपिक्स के ऊपर आसान अंदाज में ग्रिप होनी चाहिए, तो तब आप अच्छी तरह परफॉर्म कर जाओगे जी। आज हमने पढ़ना है टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। याद रखो, लोएस्ट लेवल ऑफ जो असेसमेंट है, किसी चीज़ को चेक करने के लिए जो पैमाना है वो लोएस्ट लेवल होता है टेस्ट का। टेस्ट के बाद बात आती है जी असेसमेंट की। असेसमेंट में थोड़ा सा हम किसी चीज़ की परफॉर्मेंस को देखने के लिए, परखने के लिए मज़ीद हमारे पास वाइडर एस्पेक्ट आ जाते हैं। मेजरमेंट के बाद हमारे पास आ जाता है असेसमेंट, और असेसमेंट के बाद एंड पे हमारे पास है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में उन तमाम तरीक़ों का इहाता किया जाता है कि जिससे किसी लर्नर, किसी स्टूडेंट, किसी क्लास या किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को चेक किया जा सकता है। उसमें सारे पैरामीटर हो सकते हैं। अब हमने देखना है कि असेसमेंट और टेस्ट के बारे में सबसे पहले हम इन चीज़ों की बेसिक पढ़ेंगे। मैं आपको आसान तरीन अंदाज में बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा कि भाई होता क्या है। उसके बाद हम इन्हीं के रेलेवेंट जितने भी एमसीक्यूज कमीशन के इम्तिहानात में आए हैं उनको हम आसान अंदाज में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट की। याद रखिए, टेस्ट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, कि ये सेट ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन एयर में फ़र्क होता है। क्वेश्चन पेपर जो होता है वो फिक्स्ड होता है, किसी करिकुलम से होता है, सेट ऑफ कोर्स सिलेबस से होता है। बट क्वेश्चन एयर वो एक जनरल होता है, वो उसके लिए कोई कन्फाइंड लिमिटेशंस नहीं होती। टेस्ट की जब बात करते हैं सेट ऑफ क्वेश्चंस है, भाई ये सवालात का एक मजमुआ होता है जी। अब टेस्ट की कौन कौन सी अक़साम है, आसान तरीन अंदाज में मैं आपको समझाता जाऊंगा। जो टीचर मेड टेस्ट है, इसका दूसरा नाम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी है। अब नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से क्या मुराद है कि ये जो टेस्ट होता है ये एक टीचर बनाता है और ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होता है। अमूमन इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्लास के लेवल तक तो मान लेते हैं, लेकिन जो हायर लेवल है उसमें एक्सेप्टेबल नहीं होता। मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा आसान सी भाषा में। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। अब मैं देखता हूं कि एक आपको डायग्राम बनाता हूं कि ये हमारे पास है क्लास टेस्ट जो टीचर बनाता है, और दूसरा हमारे पास पेपर आता है 22 का पेपर आता है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। वो किसी बोर्ड का जो पेपर होता है। जो क्लास टेस्ट होता है वो टीचर मेड टेस्ट है। जो बोर्ड में टेस्ट पेपर पूछा जाता है वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। अब डिफरेंस क्या है, आसान से अंदाज में समझ लो जी। जो टीचर मेड टेस्ट है वो क्लास टेस्ट होता है, उसमें सिर्फ एक बंदा बनाता है। जबकि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में क्या होता है, याद रखिए, ये माहिरीन मिलकर बनाते हैं, एक्सपर्ट्स बनाते हैं। यूँ समझ लो, बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिलकर जब एक टेस्ट बनाते हैं उस टेस्ट को हम टर्म देते हैं, ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट माहिरीन बनाते हैं, एक्सपर्ट्स बनाते हैं, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स मिलकर एक जो पेपर बनाते हैं। आप देखो कि टीचर मेड टेस्ट जैसे भी हो, लेकिन जो बोर्ड का पेपर होता है वो एक स्टैंडर्ड लेवल का होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे माहिरीन की आरा शामिल होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट वो होता है जो फ्यूचर प्रिडिक्शन देता है। भाई मुस्तकबिल में इस कैंडिडेट के अंदर ये कैपेसिटी है, ये सलाहियतें हैं, तो ये फ्यूचर जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, सलाहियतें, उनको चेक करने के लिए टेस्ट होता है। अमूमन नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट एनटीएस भी लेता है, दूसरे जो टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं वो भी टेस्ट लेती हैं। ख़ासुसन नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के मौके के ऊपर भी लिया जाता है कि अदर स्टूडेंट्स इज़ गेटिंग एडमिशन इन बॉटनी, ज़ूलॉजी, आर्ट्स, लैंग्वेज, लिटरेचर, तो उसके हवाले से क्या उसके अंदर पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं है, इसको चेक करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट। याद रखो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट इसमें हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज,
उसके बाद यहां हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, मैचिंग कॉलम इसमें आ जाते हैं, और उसके बाद इसमें ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, राइट रॉन्ग भी आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में ये चीज़ें शामिल होती हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट में, जिसको हम कहते हैं इंशाइया तर्ज के पेपर जी, इसमें दो टाइप हैं, एक रेस्ट्रिक्टेड, एक नॉन रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड अमूमन 9th 10th के पेपर या ओवरऑल जिसमें मजमून लिखा जाता है, आपको रेस्ट्रिक्शन दी जाती है कि 250 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखिए, 3 सफ़ात पर मजमून मुश्तमिल लिखिए, 4 सफ़ात पर लिखिए, सो यू आर लिमिटेड। लेकिन जब आप CSS, जब आप PMS, जब आप डिफरेंट हाई लेवल के जो टेस्ट होते हैं उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती, यू आर फ्री टू हाउ मच एक्सटेंट अगर आप लिखना चाहते हो। तो सब्जेक्टिव टेस्ट इसमें इंशाइया। एक आपको ट्रिक बता दो जी, आप हमेशा उसको याद रखोगे जी। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बनाना आसान है, मार्किंग करना मुश्किल है। वो कैसे? आपने एक एक लाइन को, एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड को, स्पेलिंग को, प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद उसमें ग्रामेटिक्स एरर है या नहीं है, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है या नहीं है, पैराग्राफिंग है या नहीं है, वो चेक करना मुश्किल है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बनाना मुश्किल है, बिकॉज एक आप MCQ लिखते हो, फिर उसके 4 ऑप्शन लिखते हो, इसी तरह से टेस्ट बनाना मुश्किल है, लेकिन आसान करना बड़ा, टेस्ट मार्क करना बड़ा आसान होता है जी। सो टेस्ट फार्मूलेशन इज डिफिकल्ट बट असेसमेंट एंड मार्किंग इट ईजी। टेस्ट फार्मूलेशन इज ईजी, असेसमेंट उसकी क्या है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाती है जी। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाना मुश्किल है, मार्क करना आसान है। सब्जेक्टिव टेस्ट बनाना आसान है लेकिन मार्क करना मुश्किल है। उसके बाद है नॉर्म रेफर टेस्ट। याद रखो, नॉर्म रेफर टेस्ट, इसको हम NRT भी कहते हैं, इंग्लिश में एक्रोनिम इस्तेमाल होते हैं NRT। नॉर्म रेफर टेस्ट में हम परफॉर्मेंस देखते हैं, स्टूडेंट्स की आपस में कंपेयर करते हैं जी। वो कैसे जी? नॉर्म रेफर टेस्ट की बात करता हूं मैं कि मेरी क्लास में ये बच्चा टॉप पे आया है जी, अगर मैं इसी बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरी क्लास से कंपेयर करूं, फिर और स्कूल से कंपेयर करूं, फिर और तहसील से, फिर और डिस्ट्रिक्ट से, फिर और डिवीजन से, तो ये जो परफॉर्मेंस है इसे हम नाम देंगे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। जब किसी लर्नर की, किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है विद द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स और रेस्ट ऑफ द स्कूल इंस्टीट्यूशंस। क्राइटेरियन रेफर टेस्ट में सेट क्राइटेरिया बना दिया जाता है जी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी, अगर 90% के स्टूडेंट्स मार्क्स लेते हैं तो वो A ग्रेड है जी। तो ये हमारे पास हो गया जी क्राइटेरिया रेफर टेस्ट। तो ये तो आसान सा हो गया। अब आसान से अंदाज में हम असेसमेंट देखते हैं जी। असेसमेंट क्या है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट डेटा। हमारे पास जो टेस्ट है उसके बाद मेजरमेंट है, मेजरमेंट के बाद हमारे पास है असेसमेंट। असेसमेंट आसान से अंदाज में समझो जी। प्लेसमेंट असेसमेंट याद रखो, बिफोर टीचिंग, पढ़ाने से पहले, पढ़ाने से पहले। ये जो हमारे पास MD कैट टेस्ट होते हैं, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट, इसी तरह से ECAT टेस्ट होते हैं, ये बेसिकली एडमिशन से पहले होते हैं। तो जब पढ़ाने से पहले कोई असेसमेंट की जाती है, लेक्चर शुरू करने से पहले, सबक शुरू करने से पहले, हालांकि वो टॉपिक पढ़ा नहीं होता स्टूडेंट्स ने, लर्नर ने, तो उस वक्त क्या है पढ़ाने से पहले, याद रखो प्लेसमेंट भी पढ़ाने से पहले। फॉर्मेटिव होता है दौरान तदरीस या पढ़ाने के दौरान, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। मैं लेक्चर के दौरान कोई क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, सवाल पूछ लेता हूँ, तो वो क्या टर्म इस्तेमाल होगी? फॉर्मेटिव असेसमेंट है। जैसे कोई मिड टर्म इम्तिहान आते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि दौरान ही टीचिंग लर्निंग वो असेसमेंट की जा रही है। सम्मेटिव असेसमेंट समराइज से है, आखिर में, यानी किसी कोर्स के आखिर में, कोर्स के इख्तिताम पर या कोर्स के आखिर में जो असेसमेंट की जाती है उसे कहते हैं सम्मेटिव असेसमेंट। जैसे सालाना इम्तिहानात होते हैं, जैसे कि कोर्स एंड हो गया तो उसके बाद जो आखिर में असेसमेंट होती है वो सम्मेटिव असेसमेंट है। उसके बाद है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है? डायग्नोस का मतलब है तशखीस करना, जांच लेना जी। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में बेसिकली वीकनेसेस को देखा जाता है। मैंने इंग्लिश
टेस्ट दिया, मैं ओवरऑल असेसमेंट करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स इंग्लिश में रीडिंग में उसको मसला आ रहा है, स्पेलिंग में मसला आ रहा है, ग्रामर में उसको मसला आ रहा है, उसको क्रिएटिव राइटिंग में मसला आ रहा है। जब मैं उसकी ये तशखीस करूँगा, वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। ओवरऑल 5वीं या 8वीं का पैक का रिज़ल्ट आ गया। उसमें क्या होता है पैक के रिज़ल्ट में कि हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने बाकी सब्जेक्ट्स में से ठीक परफॉर्म किया है, लेकिन मैथ में नंबर उसके कम है। सो इट मीन्स मैंने डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर ली कि इसके मैथ के कंसेप्ट्स कमज़ोर हैं, दे नीड टू बी एड्रेस्ड, दे नीड टू बी इम्प्रूव्ड। उसके बाद है फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट ये प्री प्लान्ड होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है जी। जैसा मैं ये एग्जांपल आपको बताता हूँ सादा तरीन अंदाज में कि फॉर्मल असेसमेंट में स्ट्रक्चर्ड होती है कि मैंने टेस्ट लेना है, मैंने ओरल टेस्ट लेना है, मैंने प्रैक्टिकल लेना है, फ़लाँ डेट को लेना है, इतने सेशन के बाद लेना है, उसको हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, दैट्स अ फॉर्मल असेसमेंट। क्यों? क्योंकि ये प्री प्लान्ड होती है, ये एक मैकेनिज़्म के तहत होती है, एक स्केलेटन के तहत होती है, एक प्रॉपर इसका फ्रेमवर्क है, इसका प्रॉपर एक फ्लो चार्ट है। तो ये फॉर्मल असेसमेंट है। इनफॉर्मल असेसमेंट की जब बात मैं करूँगा जी, इसे कहते हैं गैर रस्मी। कोई एक ऑब्जर्वर आता है, इसकी बेस्ट जो एग्जांपल है वो ऑब्जर्वेशंस की है। मैं ओवरऑल देखता हूँ, अच्छा जी बच्चे टेस्ट कैसा कर रहे हैं जी, तो ये मैंने ऑब्जर्वेशंस कर दी है। तो ये जो ना इनफॉर्मल है, ये इसे क्या कहते हैं कि ये इंसिडेंटल भी है, ये ऑब्जर्वेशन इसकी सिंपल एग्जांपल है। उसके बाद है पीयर असेसमेंट। अमूमन एक आजकल असेसमेंट की टेक्निक्स में इस्तेमाल होती है ये वर्डिंग, पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट क्या है जी? वैसे पीयर लफ्ज़ी मतलब याद रखो कि पार्टनर को बोलते हैं जी। मैं कोई चीज़ मैंने पढ़ा दी है जी, मैं अपने किसी को टीचर को कहता हूँ, मैं अपने स्टाफ मेंबर को कहता हूँ कि आइए मेरी असेसमेंट कीजिए जी कि मैंने कैसे पढ़ाया है। तो जब वो मेरे प्रोज एंड कॉन्स बताएगा, जब वो मेरे इन्स एंड आउट्स बताएगा, जब वो मेरे स्टार्स एंड विशेज़ बताएगा, स्टार मीन दैट्स योर प्लस पॉइंट और विशेज़ मीन कि इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो दैट इज़ द पीयर असेसमेंट। तो ये तो हमने ओवरऑल देख लिया कि टेस्ट क्या है, असेसमेंट क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है। अब हम इनके हवाले से जितने भी MCQs प्रीवियस कमीशन के इम्तिहानात में सवाल पूछे गए हैं, उनको मैं आपको 1 by 1 डिस्कस करता हूँ और फिर आपने बताना है, आपने ये अज्यूम करना है कि ये कौन सा टेस्ट है या कौन सी असेसमेंट यहाँ हो रही है। अब हम उसी के हवाले से डिफरेंट MCQs देखते हैं जो कि कमीशन के इम्तिहानात में पूछे जाते हैं। वो MCQs, अब आप देखो, आपको कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करोगे। वेल बिगन हाफ डन। अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी है तो आप परफॉर्मेंस भी अच्छी तरह से दे सकते हो। अब मैं वो MCQs लिखने लगा हूँ ख़ुसूसन जो लेक्चर ऑन एजुकेशन, जो हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस के पेपर में या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पेपर में इम्तिहानात में पूछे गए हैं। अब एक मैं MCQ करता हूँ जी, असेसमेंट कैरिड आउट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये वही MCQs हैं जो कमीशन के इम्तिहानात में पूछे गए हैं, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब आपने फ़ौरन रिकॉल करना है जी, अच्छा जी सर ने हमें बताया था कि प्लेसमेंट असेसमेंट P पढ़ाने से पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट थी ड्यूरिंग लेक्चर। अब ये इसमें ज़रा देखिए कि असेसमेंट कैरिड आउट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब जो ड्यूरिंग का वर्ड है हमें फ़ौरन क्लिक होना चाहिए, अच्छा जी ये तो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये है हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट। यही MCQs कमीशन के इम्तिहानात में इसी तरह पूछे जाते हैं। अब और MCQs जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं कि असेसमेंट टू फाइंड आउट वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट्स या लर्नर, वीकनेस ऑफ ए लर्नर, किसी लर्नर की, वैसे आजकल स्टूडेंट लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, लर्नर इस्तेमाल होता है इन केस ऑफ एजुकेशन, ताकि ये आपको मॉडर्न जो टर्म्स हैं आपको इनसे भी अवेयरनेस होनी चाहिए। असेसमेंट टू फाइंड आउट वीकनेस ऑफ लर्नर, तो मैंने आपको बताया था कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जिसमें हम किसी चीज़ को डायग्नोस करते हैं, तशखीस करते हैं
कि लर्नर ने कितना कुछ अचीव किया है। सो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, तो ये हमने उसको देख लिया है जी। अब मैं देखता हूँ जी कि टेस्ट के हवाले से कौन कौन से टेस्ट हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि टेस्ट इजी टू मार्क। वो कौन सा टेस्ट होता है कि जिसको मार्किंग करना इजी है। मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यूज टेस्ट या ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इसको मार्क करना इजी है। तो क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही ऐसे होते हैं कि जो ऑप्शन है उसके ऊपर टिक किया होता है, वो एमसीक्यूज, वो मैचिंग कॉलम्स, तो उनको मार्क करना आसान है। एक और बात, अगर आपने इन लफ्ज़ के बारे में सुना हो HOT एंड LOT, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि HOT और LOT बेसिकली दीज आर एक्रोनिम्स। जब आप इंग्लिश पढ़ोगे तो उसमें आपको ये भी पढ़ाया जाएगा कि एक्रोनिम्स क्या होते हैं। दीज आर एब्रीवेटेड वर्ड्स। LOT एंड HOT एक्चुअली है हाई ऑर्डर थिंकिंग, हाई ऑर्डर थिंकिंग, और LOT मीन लो ऑर्डर थिंकिंग। अब मैं अगर आप क्वेश्चन इम्तिहान में अक्सर बात ये पूछा जाता है जी, द मोर कंसेप्चुअल एंड क्रिएटिव एबिलिटीज आर फाइंड आउट थ्रू। किसके ज़रिए फाइंड आउट होती हैं कि एक स्टूडेंट लर्नर की जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, कंसेप्चुअल एबिलिटीज़। देखो, क्रिएटिव की जब बात आती है तो उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्यों? उसमें उसका एक जो अपना आइडिया है तो उससे वो सेल्फ आइडिया से क्रिएटिविटी की तरफ जाएगा। वो ऐसे टाइप टेस्ट है जिसको ऐसे या सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी नाम देते हैं। तो ये ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। इतने आसान से अंदाज में जब आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो फ़ौरन आप क्लिक कर जाओगे जी। इसी तरह से MCQs इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, MCQs टेस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है तो फ़ौरन पता आपको होना चाहिए। अच्छा जी, MCQ था तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट था, इसको हमने ऑब्जेक्टिव क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। तो इन बातों का आपको पता होना चाहिए कि MCQs कमीशन के इम्तिहान में किस तरह बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो फिर आप जाके इन्हीं चीज़ों की तरफ आप गौर कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें थी कि जिनको हमने फोकस किया है, और MCQs किस सवाल से कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है या कमीशन के इम्तिहान आते हैं उसके हवाले से बन सकता है। अब टेस्ट की हमने बात की, हमने असेसमेंट की बात की। एक और मैं आपको कहता हूं जो MCQs है जो कमीशन के इम्तिहान में पूछा जाता है जी, द स्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ असेसमेंट इज, तो मोर जो स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, मुनज़्ज़म तरीके से असेसमेंट कौन सी होती है, तो मैंने आपको बताया है वो फॉर्मल असेसमेंट है। क्योंकि फॉर्मल असेसमेंट में हम स्ट्रक्चराइज्ड, मैकेनाइज्ड और पूरे एक पैटर्न के तहत हम उसको लिंक करते हैं। इस तरह के MCQs आपके पास आएंगे ख़ुसूसन एग्ज़ाम में, वो कमीशन के इम्तिहानात होंगे। तो आज हमने सिंपल पढ़ा है टेस्ट असेसमेंट के बारे में, उसके बाद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लेवल कौन से हैं, उसका लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कौन सा है, हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कौन सा है, और उसके बाद सब्जेक्टिविटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, टीचिंग मेथड्स क्या हैं, पेडागोजिकल स्किल्स क्या होती हैं, हमने इवैल्यूएशन कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें रेस्ट ऑफ द जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके अंदर